3 स्टार। दूसरा वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए दूसरा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। फिर वही काम हम लोग करेंगे कि सबसे पहले जो है एक द्विध्रुव लेंगे AB जो -q तथा +q आवेश से मिलकर बना है। एक द्विध्रुव AB जो -q तथा +q आवेश से मिलकर बना है, जिसका मध्य बिंदु O है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l। अब इसके निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो निरक्षीय रेखा का मतलब ये होगा कि जो मध्य बिंदु का लंबार्धक या ये कहा जाए द्विध्रुव का जो लंबार्धक होगा पर कोई बिंदु एक ले लिया जाए, या ये कहा जाए कि O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। काम हमारा वही होगा कि दोनों आवेशों के कारण अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाएगी। निकालने के बाद फिर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाएगी और अलग अलग आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमारा काम ये होगा कि आवेश और जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है उन दोनों के बीच की दूरी हमको प्राप्त मिलनी चाहिए। -q आवेश से निकालने के लिए AP दूरी चाहिए, P पर निकालना है, और +q आवेश से निकालने के लिए BP दूरी को प्राप्त करना होगा। और इसको निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से देखा जाए तो AP का मान होगा, क्योंकि O बराबर जो है L हो गया और OP बराबर R, तो AP बराबर हो जाएगा करड़ी में AP बराबर करड़ी में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और दूसरी तरफ BP बराबर AP की वैल्यू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और BP की वैल्यू भी सेम होगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्योंकि जो लंब R है और आधार L है, तो इसका भी मान सेम आएगा। अब इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी -q आवेश के कारण और +q आवेश के कारण, दोनों के मान लेते हैं कि -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, तो E1 की दिशा क्या होगी, ऋणात्मक आवेश है तो अंदर की ओर यानी कि E1, और +q आवेश जो B पर रखा हुआ है वो धनात्मक आवेश है, तो इसके कारण जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बाहर की ओर। अब इन दोनों के आवेशों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका मान कितना होगा, उसके लिए फार्मूला है हमारे पास। आवेश के का किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 × Q अपन R स्क्वायर। अगर ये आवेश जो है परावैद्युतांक किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है तो एप्सिलॉन 0 के हो जाएगा। तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर द्विध्रुव जो है वह निर्वात अथवा वायु में न होकर किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। अब पहला काम ये किया जाए कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी उसका मान कितना होगा, E1, यानी कि -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के परावैद्युतांक माध्यम में रखा है, और इनटू Q/R स्क्वायर, दूरी जो है AP और BP ये दोनों बराबर है आपस में, BP बराबर AP या AP बराबर BP बराबर करड़ी में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो E1 बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/ दूरी करड़ी में है, इसका वर्ग करेंगे तो करड़ी खत्म हो जाएगी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसको इक्वेशन 1। और इसकी दिशा क्या होगी, E1 P से A की तरफ है तो हम लिख सकते हैं PL दिशा में। दूसरा जो है +q आवेश के कारण
Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q अपान दूरी वही है, सेम दूरी है, तो हम इसको भी लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और इसको इक्वेशन, और इसकी दिशा जो होगी वह B से P की तरफ है, बाहर की तरफ है, तो हम इसको लिखेंगे BP दिशा में। अब यहाँ पर परिणामी निकालना है। परिणामी निकालने के लिए चूंकि E1 E2 दोनों सदिश राशि है, तो इसका जो परिणामी निकाला जाएगा दोनों अलग अलग दिशा में है। अगर ये मान लिया जाए कि जो द्विध्रुव की अक्ष है, या ये कहा जाए कि जो AP रेखा है वो थीटा कोण बनाती है, कितना कोण बना रही है? थीटा कोण पर। तो ऐसी स्थिति में ये दो सदिश को का परिणामी जो होगा समांतर चतुर्भुज का नियम जो होता है सदिश योग के समांतर चतुर्भुज, या उसके आधार पर इसको हम प्राप्त करेंगे। उसका परिणामी जो होगा उन दोनों के, जब इसको एक समांतर चतुर्भुज बनाया जाए तो इसका परिणामी दोनों के कटान बिंदु से खींचे गए विकर्ण के द्वारा दिखाता है। समांतर चतुर्भुज का जो सदिश योग का नियम है उसके अनुसार किसी दो सदिश का जो योग अगर इस समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाए परिमाण और दिशा में, तो उसका परिणामी जो होगा दोनों के कटान बिंदु से खींचे गए विकर्ण के द्वारा दिखाया जाएगा, जो इसको हम ठीक से लिख लेते हैं परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसकी दिशा जो होगी वह O से देखा जाए तो O से A के समांतर, OA दिशा में और द्विध्रुव के समांतर होगी। अब इसका मान निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला तो है ये, लेकिन उसका आसान तरीका ये है कि जैसे ये थीटा है, ये दोनों आपस में समांतर है, तो ये भी कोण जो होगा थीटा होगा, एकांतर कोण है। ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर है, तो ये भी कोण थीटा होगा, और ये फिर समांतर होने की वजह से ये भी कोण कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अब E1 और E2 का घटक लिया है, घटक लेकर इसको हल किया जाए तो आसान हो जाएगा। जैसे इसको अलग से एक फिगर इसके लिए ड्रा किया जाए, बनाया जाए, इसमें सिर्फ E1 और E2 को दिखाया जाए, तो कुछ इस तरीके से हमको मिलेगा। E1 E2 सॉरी, और E1 इसका परिणामी E, अब इसका घटक जो होगा ये थीटा, ये थीटा। E1 E की दिशा में जब इसका घटक लिया जाएगा तो E1 cos थीटा हो जाएगा, E1 cos थीटा। और E2 का जब घटक लिया जाएगा E की दिशा में तो इसका मान हो जाएगा E2 cos थीटा। दूसरी तरफ जो क्षैतिज घटक हो गया, ऊर्ध्वाधर घटक या जिसको लंब घटक कहा जाए, तो लंब घटक जो होगा E2 का E2 sin थीटा, और दूसरा जो है E1 का जो घटक होगा E1 sin थीटा। अब यहाँ पर ये चीज देखा जाए कि E1 और E2 जो है दोनों का परिमाण समान है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और E2 का भी मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। ये दोनों समीकरण यानी कि समीकरण 1 तथा 2 दोनों समान हैं। तो यहाँ से देखा जाए कि E1 और E2 का मान समान है, sin थीटा भी साथ में लगा हुआ है, और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। ये दोनों जो है E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जो लंब घटक है, तो ये आपस में निरस्त हो जाएंगे, इसका परिणामी जो है 0 हो जाएगा। लेकिन E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों एक ही दिशा में है। अब इसका जो परिणामी होगा वो दोनों के योग के बराबर होगा। ये योग इसलिए है कि ये दोनों क्या कहाँ पर है? एक ही दिशा में है, तो E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। और जबकि ये लंब घटक जो था वो विपरीत दिशा में था, परिमाण समान था, लेकिन विपरीत
दिशा में होने की वजह से वो दोनों एक दूसरे से निरस्त हो गए, परिणामी 0 हो गया। तो अब यहाँ पर जो द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के बराबर होगी। अब E1 E2 का मान हमको मालूम है, लेकिन एक चीज यहाँ पर ये चीज देखना होगा कि cos थीटा की वैल्यू हम फिगर से निकाल सकते हैं, चित्र से निकाल सकते हैं। तो cos थीटा का मान निकाल लिया जाएगा, और पहले निकाल लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। cos थीटा का मान चित्र या त्रिभुज ले लिया जाए, कोई भी एक त्रिभुज ले लिया जाए, या APO ले लिया जाए या BPO ले लिया जाए, दोनों त्रिभुज से cos थीटा का मान निकाला जा सकता है। तो त्रिभुज APO संपूर्ण त्रिभुज है, त्रिभुज APO में cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार कितना हो गया, L AO है, AO का मान L है, और कर्ण जो है AP है, AP का मान R करनी में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अर्थात L अपान करनी में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के बराबर हो गया। बाकी E1 और E2 का मान हमारे पास समीकरण 1 और 2 में है, और इसका मान रख दिया जाए तो 1/4 पाई, या तो अब यहाँ से देखा जाए cos थीटा भी समान है, E1 E2 भी समान है, तो हम इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 2 टाइम्स लिख लिया जाए, या दोनों को अलग अलग मान ही रख लिया जाए। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा की वैल्यू L अपान करनी में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस E2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू L अपान करनी में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब ये दोनों सेम है तो हम इसको 2 टाइम्स Q या 2 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू QL अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1 और प्लस हाफ 3/2 ये आ जाएगा। और इसी को थोड़ा सा और हल किया जाए तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2QL अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2, और 2QL जो है P के बराबर, द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर, तो उसका भी मान रखा जाए तो आएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2QL, एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2QL B के बराबर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर, तो P अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर की घात 3/2। फिर वही काम कि जो दूरी ली गई है मध्य बिंदु से वो बहुत अधिक है, बहुत ज्यादा है L की तुलना में, तो L स्क्वायर जो है R स्क्वायर की तुलना में नगण्य होगा, या ये कहा जा सकता है कि L लेस देन R, या L स्क्वायर लेस देन R स्क्वायर। तो ऐसी स्थिति में L स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान सकते हैं, और जब नगण्य माना जाएगा तो E बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपान L स्क्वायर खत्म, R स्क्वायर की घात 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, R क्यूब। यह जो है वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जबकि द्विध्रुव जो है के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। अब इसके बाद जो है अगर ये कहा जाए कि माध्यम न हो, या ये कहा जाए कि वैद्युत द्विध्रुव जो है निर्वात अथवा वायु में रखा है, तो जब निर्वात अथवा वायु में रखा होगा तो ऐसी स्थिति में K का मान परावैद्युतांक के बराबर 1 लिया जाता है। तो K बराबर 1 ले लिया जाएगा, तो तब हमको मिलेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान R क्यूब। यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि जो अक्षीय स्थिति में हमको मिला था कि किसी भी द्विध्रुव के कारण
अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2p/r³ के बराबर आया था। जबकि यहाँ पर निरक्षीय स्थिति में, यानी कि निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करते हैं, ज्ञात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में E बराबर आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/r³। यानी कि अक्षीय स्थिति में जितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है किसी दूरी पर, उतनी ही दूरी पर निरक्षीय स्थिति में उसका आधा होता है, यानी कि उसके आधे के बराबर